स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इस करंट अफेयर की सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। यदि इस सीरीज को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मीन्स के लिए भी आपको बहुत सारा डाटा, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं या फिर कुछ केस स्टडीज़ हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे, जिनको आप अपनी मीन्स आंसर राइटिंग में एक रिलेवेंट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। और ये जो सीरीज है आपके लिए चलने वाली है साल भर, तो प्रीलिम्स और मीन्स दोनों की तैयारी आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है आज हम कवर करने वाले हैं। पहला है सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से एक ऐप रिलीज की गई है, उसी कंटेक्स्ट में ये जो कमीशन है न्यूज में था। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कैंपा, यानी कि कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो हाल ही में कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन आप क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट है, तो इसको हम देखेंगे। देन हमारा जो थर्ड टॉपिक है ये है वाइल्ड फायर्स। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज और खासकर अगर हम कनाडा की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पे वाइल्ड फायर्स का ना एक बहुत ही ज़्यादा आपको विनाश देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वाइल्ड फायर्स हैं क्या और इनके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। साथ ही इंडिया स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स के बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब मैं कहूँगी काफ़ी लंबे टाइम से लगातार न्यूज़ में है, हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। आज एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेंगे। इस बार कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, यानी कि सरकार ने क्या किया है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो जारी कर दी हैं ताकि सारी चीज़ें क्या है स्ट्रीमलाइन हो सके। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो जो क्रायोस्फीयर है उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको लेकर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से आप कह सकते हैं चेतावनी जारी की गई है कि हमें ना अपने क्रायोस्फीयर्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है, इसके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो ना सिर्फ हम क्रायोस्फीयर क्या होता है ये समझेंगे, बल्कि इम्पैक्ट के बारे में भी देखेंगे। साथ में परमाफ्रोस्ट क्या होता है ये भी एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर हाइड्रोजन व्हीकल्स हो, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो बेसिकली आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मार्केट इंडिया के अंदर इनके लिए जनरेट होने वाला है। तो कुछ डाटा के साथ चीज़ों को समझेंगे। 4 तरह के जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उन चारों के बीच का क्या एक डिफरेंस है ये यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, राइट, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप डील, राइट है। तो अगर आपने किसी से उधारी ली है और आपको ऐसा मौका मिल जाता है कि चलिए आपकी जो बेसिकली डेप्ट की टर्म्स थी वो हम थोड़ी सी लिबरल कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या है नेचर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, दैट्स अ गुड डील, राइट। तो कुछ ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। एंड देन ये हमारा बेसिकली केस स्टडी काइंड ऑफ तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो आपकी कृषि है, जो आपकी खेती है, जो एग्रीकल्चर है, उसको क्लाइमेट के लिए कैसे रिजिलेंट बनाया जा सके, यानी कि बदलते हुए जलवायु परिवर्तन का आपकी एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट ना देखने को मिले, और अगर इम्पैक्ट देखने को भी मिले तो वो कम से कम हो। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ना सिर्फ हम नंबर ऑफ टॉपिक्स को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि सारे ही टॉपिक्स क्या हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ की तरफ से अपना बैच लॉन्च किया गया था। 3 भाषाओं में ये बैच है। 31 अगस्त को हम यहाँ पे एडमिशन क्लोज कर रहे हैं। शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं। तो अगर आपने किसी भी वजह से अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अब ज़रूर ले लीजिएगा, और सबसे ज़रूरी है फीस पर एक डिस्काउंट को लेना, राइट। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्राची लाइव फैकल्टी कोड। और हो सकता है बैच के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल हो, राइट है, आप बहुत कुछ पूछना चाहते हो, प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हो, अपना पैसा लगाने से पहले छानबीन कर लेनी चाहिए। हालांकि स्टडी IQ का तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक सेंट्रल वाटर कमीशन। तो यहाँ पे देखिए फ्लड फोरकास्ट ऐप जो है इनकी तरफ से लॉन्च किया गया है। फ्लड फोरकास्ट ऐप
नाम से ही पता चल रहा है कि बाढ़ को लेकर पहले से ही एक फोरकास्ट यानी कि एक आप कह सकते हैं आकलन, एक अनुमान जो है आपको इस ऐप से पता चल जाएगा। तो ये जो ऐप है आपको 7 दिन पहले तो एक एडवाइजरी दे देगी कि भाई आने वाले टाइम में क्या चांस है फ्लड के आने के, और 24 आवर्स पहले बेसिकली इस ऐप के द्वारा आपको प्रॉपर क्या है एक अलर्ट दे दिया जाएगा, यानी कि बाढ़ आने से 24 घंटे पहले आपके पास इसकी जानकारी होगी। ऐसा एक ऐप जो है हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की तरफ से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सैटेलाइट्स का जो डाटा है, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स जो यूज़ की जाती हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो अपने अलग अलग स्टेशंस पे करते हैं, राइट है, इन सब को बेसिकली क्यूमुलेटिव रूप से करके देन इसकी एक मॉडलिंग करके अनुमान लगाया जाएगा, राइट है। जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम भी उन्होंने काफ़ी आसान रखा है, दैट इज़ फ्लड वॉच, राइट है। तो ये क्या है, आपको एक दिन एडवांस में एक फोरकास्ट दे देगा कि भाई फ्लड आने के क्या चांस हैं, राइट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लोगों के लिए, जान और माल दोनों की हानि से बचना। परफेक्ट है, ओके, दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट। अब थोड़ा सा क्या है सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट है, और किस चीज़ को लेकर, नाम से ही पता चलता है वाटर रिसोर्सेज को लेकर, यानी कि जल संसाधनों को लेकर तकनीकी रूप से काम करने वाला एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जल मंत्रालय जो है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन, इसके तहत ये जो है काम करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको कोऑर्डिनेट करना है, और जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए जो है आपको काम करना है, ठीक है जी। पूरी कंट्री में जो इनका मैंडेट रहता है, चाहे वो फ्लड कंट्रोल की बात हो, इरिगेशन की बात हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात हो, है ना, या फिर अगर वाटर पावर का भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ये सारे बेसिकली वो की प्रायोरिटी आप कह सकते हैं एरियाज हैं जहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर काम करते हैं। परफेक्ट है। अब देखिए इनके चेयरमैन होते हैं, राइट है, ये तो आपको पता ही होगा। 3 एक्चुअली इनकी विंग होती है, एक इनके डिजाइन एंड रिसर्च विंग है, एक आपका रिवर मैनेजमेंट विंग मिल जाएगा, और एक वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स विंग जो है आपको मिल जाएगा। जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि आपको एक आइडिया रहे। परफेक्ट है। तो दिस इज अ इजी वन, काफी आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगेन अ इजी वन, क्योंकि इसको भी हमने पहले पढ़ रखा है। तो कैंपा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो हुआ क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया है कि भाई जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का पूरा काम कर रहे हो, इसकी वजह से जो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ से एक इवैक्यूएशन किया गया है, उनको कहीं और रिहेबिलिट तो करना है, राइट है। तो आप बेसिकली ये बताइए उनको रिलोकेट जो फैमिलीज को करना है वो कर क्यों नहीं रहे हो। और अगर आप लोगों का ये कहना है कि फंड की कमी है, तो इट्स एन एक्सक्यूज, क्योंकि कैंपा फंड में पैसा है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कोर्ट ने इस कैंपा फंड का जिक्र क्यों किया है ये समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिल जाएगा। 7 विलेज ऐसे थे जो बेसिकली यहाँ से रिलोकेट हुए थे भाई फॉरेस्ट के आउटसाइड। उन्होंने खुद ही बोला था कि आप हमें यहाँ से जो है रिलोकेट कर दीजिए। तो उन्होंने ये कहा है इन फैमिलीज को आपने क्या है रिलोकेशन के लिए एक जो है कंपनसेशन देना चाहिए, और इसके लिए कैंपा में जो फंड अवेलेबल है उसको आप यूज करो। मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कहा है। दिस इज द स्टेटमेंट है ना कोर्ट की तरफ से। ये फंड क्या है, देखो नाम क्या आ रहा है, कंपनसेटरी, यानी कि किसी भी चीज को आप कंपनसेट कर रहे हो, राइट है। कई बार होता है ना कि अगर मम्मी नाराज हो जाती हैं तो आप मम्मी को बोलते हो मम्मी अच्छी चाय बना के पिला दो क्या, तो जो आपने मम्मी को गुस्सा किया है उनको मनाने के लिए चाय बनाना मतलब आप कॉम्पनसेट कर रहे हो, राइट, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद आपका क्या अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, ये 2 टर्म होती है। देखो रिफॉरेस्टेशन कहीं पे आप वापस से रीबिल्ड कर रहे हो, राइट है, पुनर्निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो कहीं पे जंगल था, फॉरेस्ट थे, किसी भी वजह से वो जंगल क्या है खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, वहां पे फिर से अगर आप वनीकरण करोगे तो आपका वो रिफॉरेस्टेशन होता है। एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, एक ऐसी जमीन है जहां पर पहले से जंगल थे नहीं, राइट है, वहां पर पहले से जंगल थे नहीं, वहां पर आप क्या कर रहे हो नए सिरे से जो है एक फॉरेस्टिफिकेशन कर रहे हो, तो वो आपका अफॉरेस्टेशन होता है। दिस इज अ राइट टर्म, परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए मान लीजिए कोई ऐसी फॉरेस्ट लैंड था
जहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना और वो जो फॉरेस्ट लैंड था उसको आपने नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए यूटिलाइज कर लिया, यानी कि जंगल वहाँ से आपने काटे, प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर वहाँ पे एक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। अब जिस जंगल का यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको कहीं और तो कंपनसेट करना पड़ेगा, राइट है। इसीलिए एक क्या कहा सरकार ने कि भाई अगर आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हो तो भाई जो यूजर एजेंसी है जिसकी तरफ से किया गया उनको ना पेमेंट करना पड़ेगा कि कोई नॉन फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पर अफॉरेस्टेशन करने के लिए, ठीक है। अब देखो रिफॉरेस्टेशन आप कर दोगे तो वहां पे तो पहले ही जंगल नहीं था, आपने उसी जंगल को क्या है वापस से रिफॉरेस्टेशन किया है। अफॉरेस्टेशन मतलब आपने एक जंगल को यहाँ पर बर्बाद किया है, यू कैन से दैट, राइट। तो अब आपने क्या करना है, एक वैसी जमीन पर जहां पहले से जंगल नहीं था वहां पर अफॉरेस्टेशन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब ये पेमेंट करना पड़ेगा तो देयर शुड बी अ फंड, ठीक है भाई, एक आपके पास फंड होना चाहिए। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जो है आदेश आया था, उन्होंने कहा था भाई ये कैंपा फंड का जो है क्रिएशन कर लेते हैं। 2004 में जो है फिर इसका क्रिएशन किया गया एंड देन एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड तो बना ही, साथ में एक कस्टोडियन भी जो है यहाँ पर बनाए गए, ठीक है जी, कि भाई इस फंड को कौन देखेगा, तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है एक प्राधिकरण यहाँ पे बना दिया गया कि ये जो है बेसिकली इस फंड की देखरेख करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ खास बात बनी नहीं। 2013 में कैग की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि जी इस आपके फंड में तो जो मनी है वो अनयूटिलाइज है, काफ़ी सारा पैसा खर्च ही नहीं किया गया है। तो फिर सरकार एक क्या है एक्ट लेकर आई 2016 का, ठीक है, और बेसिकली 2018 सितंबर में उसको जो है एक तरीके से लागू कर दिया गया। यहाँ पे जो आपका फंड था नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, उसको तो जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है जो लोक लेखा भारत का है उसके अंदर लाया गया, और जो हमारा स्टेट वाला फंड था उसको स्टेट पब्लिक अकाउंट के अंदर लाया गया। साथ में ये कहा गया देखिए जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट किया जाएगा तो जो यूजर एजेंसी पैसा पे करेगी उसका जो 90% है वो स्टेट वाले फंड में जाएगा, उसका जो 10% है वो नेशनल वाले फंड में जाएगा, ठीक है जी, ये यहाँ पर कहा गया। और सभी स्टेट ने आप देखेंगे अगर 2019 तक की हम बात करें तो कैंपा फंड जो है इसको अपने यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं बना लिया था, जो अथॉरिटी है उसको भी जो है लेकर आया गया था सिर्फ नागालैंड को छोड़कर। तो दिस इज अ फैक्ट, इसको थोड़ा सा आप जो है याद रखिएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो ये जो कैंपा फंड है किस किस एक्टिविटी में आप इसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक इशू आया था, देखा जा रहा था इस फंड का ना ज़्यादातर इस्तेमाल जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, सैलरी पे कर दी या कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड नहीं थी वहाँ पे यूज़ कर दिया जा रहा था। फिर उसके बाद सरकार ने ना स्पेसिफाई किया कि आप कितना पैसा कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 13 मार्च 2023 का पीआईबी का एक मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है और उसमें ये बताया है कैंपा का जो फंड है वो आप जो फॉरेस्ट लैंड का लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए और साथ में जो इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं उनके लिए ही यूज़ जो है कर सकते हो। फॉरेस्ट की क्वालिटी भी अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो उन्होंने सेम चीज़ें बताई है कि दरअसल आप नेचुरल रिसोर्सेज का रीजनरेशन, बायोडाइवर्सिटी का इनरिचमेंट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को इम्प्रूव करना, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी है, कोई गतिविधि है तो आप इस फंड के पैसे का जो है यहाँ पर एक यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर, प्लीज़ इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में इस तरह का स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई जो आपका बेसिकली ये फंड है ना, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, रुककर ध्यान से पढ़ के रिवाइज कर लीजिएगा। दिस इज क्लियर। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वाइल्ड फायर्स। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की बात कर लें, कनाडा की बात कर लीजिए, जो वाइल्ड फायर्स है काफ़ी बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। जैसे मैं आपको कनाडा का मैप दिखाती हूँ,
राइट है। जो भी आप रेड कलर से देख पा रहे हो ना, दीज आर आउट ऑफ कंट्रोल फायर्स। और जो आपको थोड़े से डार्क ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो जो है बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो येलो कलर के हैं वो कंट्रोल किए जा चुके हैं। एंड आप देखोगे आपको रेड इतना ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई देगा, यानी कि पूरे कनाडा में आउट ऑफ द कंट्रोल जो एक वाइल्ड फायर है वो इस टाइम पर फैली हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो कनाडा, इसके अलावा चीन, क्रोएशिया, ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, सीरिया, यूएस, ठीक है, उसके अंदर हवाई, वाशिंगटन एंड टर्की, इन सब ने जो है कहीं ना कहीं जो वाइल्ड फायर से इनको एक्सपीरियंस किया है। और वाइल्ड फायर्स होते क्या हैं? देखो, इसको आप फॉरेस्ट फायर या फिर बुश फायर के रूप में भी जानते हो। अनप्लान्ड होती है, किसी ने इस फायर को प्लान नहीं किया होता। अनकंट्रोल्ड होती है, इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल होती है, पता नहीं कि कब हो जाएगा हमें, राइट है। तो और बेसिकली क्या होता है, जो आपका वेजिटेशन वाला एरिया है ना, जो आपकी एक प्राकृतिक वनस्पति है, राइट है, जो आपका जंगल है, वहाँ पे कंबक्शन, एक दहन, एक जलन स्टार्ट वहाँ पे जो है हो जाता है। जलन वो ईर्ष्या वाली जलन नहीं, जलना मतलब फायर, राइट, ओके। अब देखो, ये जो वाइल्ड फायर होती है ना, इसका नुकसान है, ये तो आप भी जानते हो। आपके जंगल की पूरी डाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अलग अलग तरह का फ्लोरा फ्योना, आपके जो स्पीसीज थे वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट है। और आसपास का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी आपकी टॉक्सिक गैसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है। और इतना बड़ा जंगल जो ख़त्म हुआ है, दैट मीन्स वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। लेकिन कई बार देखो, ये जिसके निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ये आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं। मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ। कई बार ना इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। कई बार जो नेटिव वेजिटेशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, जो नेटिव एनिमल्स हैं, है ना, जो आपका एक नेटिव बायोडाइवर्सिटी, उसको रेगुलेट करने के भी ये काम आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी जंगल में हो सकता है जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज हैं, ठीक है जी, उन्होंने यह पूरा अपना एक कंट्रोल कर लिया है। कई बार फायर ही एकमात्र तरीका होता है कि वो नेटिव जो है स्पीसीज बच जाए, या फिर यूँ कह सकते हैं आपकी जो इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज थी वो जलकर ख़त्म हो जाए, और बाद में जब एक नया इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो, और यू कैन से जब एक न्यू तरह का वेजिटेशन फिर से डेवलप होना शुरू हो, तो जो नेटिव सीड्स थे, वो जो नेटिव वहाँ की वेजिटेशन था, वो वापस से जो है अपना एक कंट्रोल वहाँ पर ले ले, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो फायर होती है उसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, एक मेरे पास बहुत अच्छा पिक्चर है इससे रिलेटेड, जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को लेकर आई शेयर विद टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए, दिस इज़ तो बेसिक डिटेल। अब देखो, जो वाइल्ड फायर है इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। आखिर ये आग लगती कैसे है? तो नेचुरल कॉजेज़ भी है, मैन मेड कॉजेज़ भी है। नेचुरल कॉजेज़ की बात करें तो जो लाइटनिंग बेसिकली है वो स्ट्राइक कर जाए तो आग लग जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन जो आपका लावा होता है, कई बार उसकी वजह से आग लग जाती है। कई बार जो आपके रॉक्स हैं उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जैसे मानव ने आग को जलाना सीखा था उससे आग लग जाती है। और कई बार एक स्पॉन्टेनियस कंबक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। देखो, जो बहुत ड्राई आपका वेदर हो रखा हो, जो आपके बेसिकली ड्राई लीव्स वगैरह आसपास एक्यूमुलेट हो रहे हों, हवा बहुत ज़्यादा हॉट हो, हीट वेव जैसी सिचुएशन बनी हुई हो, और वहाँ पर बेसिकली काफ़ी लंबे टाइम से बारिश वगैरह ना होने की वजह से मॉइस्चर की एक कमी सॉइल में भी और वेजिटेशन में भी हो गई हो, तो कई बार वहाँ पर भी क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ये जो ड्राई मैटर है ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं, आप कह सकते हैं कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से नेचुरली जो है आग लग जाती है। देन कुछ आप कह सकते हैं ह्यूमन मेड कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन। कई बार आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में झूम कल्टीवेशन ही किया जाता है। तो बेसिकली जंगल को आग लगा के क्लीन किया जाता है, फिर वहाँ पे एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, राइट है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन। पोचिंग, कई बार जो पोचर्स होते हैं वो जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं,
ठीक है, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनमें एक एंजाइटी लाने के लिए, ताकि वो बाहर की तरफ निकले, जंगल में आग लगा देते हैं, राइट है। इसके अलावा रिक्रिएशन, कई बार चीज़ों को आप वापस से क्या है अलग तरीके से डेवलप करना चाह रहे हो तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए आग लगा दी जाती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह हो जाता है। और कई बार ये अनइंटेंशनली या फिर आप कह सकते हैं लापरवाही की वजह से भी होता है। जैसे उत्तराखंड के जंगल में एक बार आग लगने का केस जो हुआ था, कोई बेसिकली किसान था और यू कैन से एनी पर्सन, वो बेसिकली स्मोक कर रहे थे, उसको वहाँ पे वो छोड़ आए थे। ड्राई सा जो है एक पूरा का पूरा वहाँ पे एटमॉस्फेयर हो रखा था, उस ड्राई वाली सिचुएशन में जो वो स्मोक का बेसिकली उनका ऐश वगैरह था, उसकी वजह से आग पकड़ ली थी और पूरा जंगल वो तबाह हो गया था, राइट है। तो ये कुछ कारण भी हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर के। अब देखो, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जो वाइल्ड फायर्स है, इनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों में हमें एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड फायर्स का एक रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है। जैसे सबसे पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब देखो, मैंने बताया अगर मॉइस्चर कम है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आग लग सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि आपका प्लैनेट गर्म हो रहा है, तो वाइल्ड फायर्स इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा देखोगे डिक्लाइन इन द ड्यूरेशन ऑफ द रेनी सीजन, बारिश का जो सीजन है उसके अंदर जो दिन होते थे वो कम होते जा रहे हैं, लाइटनिंग वगैरह इंक्रीज हो रही है, हीट वेव्स वाला माहौल बन रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आग लगने के लिए परफेक्ट सिचुएशन पैदा करते हैं, तो फॉरेस्ट फायर इनकी वजह से लग सकती है। अब यहाँ पे देखो, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 की, ठीक है जी, इन्होंने कुछ डाटा दिया है और डाटा हमें ये दिखाता है कि एक्चुअली में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा भारत का जो करीब 36% फॉरेस्ट कवर है, उसको हम मान सकते हैं कि वो फ्रिक्वेंट फॉरेस्ट फायर के लिए वल्नरेबल है। इसके अलावा का जो 6% है वो वेरी हाईली ससेप्टेबल टू द फॉरेस्ट फायर है, एंड बाकी का जो बेसिकली 4% है वो एक्सट्रीमली ससेप्टेबल है, ठीक है। तो आप देखोगे 36 + 6 + 4 है ना, ये किसी ना किसी तरीके से फॉरेस्ट फायर को लेकर क्या है, ससेप्टेबल है। देन यहाँ पर उन्होंने बोला है, अगर इंडिया की बात करें तो नवंबर से लेकर जून का जो टाइम है ना, ये एक नॉर्मल सीजन माना जाता है फॉरेस्ट फायर का, और ज़्यादातर बेसिकली मैन मेड फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं? ज़्यादातर मैन मेड फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। जैसे मैंने वो उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल आपको दिया। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आग लगने के इंसिडेंसेस भी देखे गए हैं। देन इसके बाद आप देखोगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की बारी आती है। 2021 से लेकर 2022 का एक डाटा मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो फॉरेस्ट फायर एक्चुअली में ना, हीट वेव और फॉरेस्ट फायर, ये दो फिनोमेना ऐसे हैं जिनको प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम में इनसे सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। परफेक्ट है, चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर स्टैंडर्ड्स जो है सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आप देखो कि सरकार ने जैसे ही स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं, तो हम वन ऑफ द कंट्री बन गए हैं जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उनको जारी यहाँ पर कर दिया है। ओके, ये स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए हैं? तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसके द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है जी। तो अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऑल सेट एक माहौल भारत के अंदर हो चुका है, एंड आई होप कि हम जो है ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हब के रूप में जो है सामने आए। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है मंडे को। मैंने उस पर रिसर्च ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो स्टे ट्यून विद स्टडी IQ चैनल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि दरअसल ये जो हमने स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं, तो जो हमने ग्लोबली कमिटमेंट दिए हुए हैं, इसके अलावा जो नेशनली भी हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें हम ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जो है चले, और यू कैन से हम क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाएं। तो इन स्टैंडर्ड्स को जैसे हमने नोटिफाई किया, हम मोर अलाइन हो गए अपने एम को लेकर। परफेक्ट है। अब देखो स्टैंडर्ड्स में क्या बताया है। पहली बात तो एमिशन का एक थ्रेशहोल्ड दे दिया है। देखो, जो हाइड्रोजन है ना,
वो किस सोर्स के बलबूते आप बना रहे हो इस पर डिपेंड करती है वेदर इट इज ग्रीन और नॉट। वो ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। ग्रीन होने का मतलब है कि जो इसकी वेल टू गेट तक की पूरी जर्नी है वो भाई बड़ी क्लीन होनी चाहिए। वेल मतलब जो भी कच्चा मटेरियल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जिसको आप बाद में यूज़ करोगे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, और गेट मतलब फैक्ट्री में एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, अब आप उसको सेल आउट कर रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया है। तो कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक की जो आपकी यात्रा है ये क्लीन होनी चाहिए, तब तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। तो कितनी क्लीन, मतलब कुछ आप एक मीजर करने के लिए दे दीजिए। सरकार ने कहा ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये जो वेल टू बेसिकली आपका गेट एमिशन होगा, ठीक है जी, यानी कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के बीच में जो वेरियस स्टेजेस होंगी, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो, गैस प्यूरिफिकेशन हो, ड्राई करना हो, कंप्रेशन हो, कोई भी स्टेज हो, पर किलो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट से ज़्यादा जो आपके ग्रीन हाउस गैस है इसका एमिशन नहीं होना चाहिए। मेरा पेन गिर गया है, ठीक है जी। तो सरकार ने कहा अगर आप 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 2 किलो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट से ज़्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंडर है तो ये ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में आ जाएगा। हम जो भी सब्सिडी वगैरह के बेनिफिट्स दे रहे हैं आप उसको लेके एलिजिबल रहोगे। परफेक्ट है। फिर स्कोप की बात की गई तो ग्रीन हाइड्रोजन सरकार ने कहा चाहे आप इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड बना लीजिए या बायोमास बेस्ड टेक्निक से बना लीजिए, टेक्निक दोनों में से कोई भी हो सकती है, अगर स्टैंडर्ड को पूरा करती है तो दैट शुड बी अ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा भाई एक मेथोडोलॉजी जो है डिटेल रूप से हम आपको बता रहे हैं ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो मेजरमेंट है, जो रिपोर्टिंग है, जो मॉनिटरिंग है, ऑन साइट कैसे वेरिफिकेशन करना है, सर्टिफिकेशन देते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना, हम एक पूरा का पूरा क्या है एक ढांचा बता दे रहे हैं ताकि कल को कोई ऐसे बेसिकली प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से उनकी तरफ से डिटेल मेथोडोलॉजी जो है यहाँ पर दे दी गई है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोडल एजेंसी या नोडल अथॉरिटी कौन होगा इस सर्टिफिकेशन वगैरह को देखने के लिए। तो जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है बीई, यूपीएससी के लिए काफ़ी फेवरेट है, क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो। तो जो बीई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, इनको जो है एक्रेडिटेशन के लिए यानी कि मान्यता देने के लिए जो है एक नोडल एजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आपको लग रहा होगा मैम ग्रीन हाइड्रोजन की बार बार बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट, हालांकि पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं। देखो मैंने बताया कि किस सोर्स से आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आपका जो सोर्स है ग्रीन हाइड्रोजन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो मान लीजिए वाटर से प्रोड्यूस कर रहे हो एंड आपका जो बायो प्रोडक्ट है वो भी कम्प्लीटली जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो इट्स अ ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो देखो होता क्या है, जो आपका वाटर होता है उसको आप जो है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है इलेक्ट्रोलाइजर उसमें यूज़ करते हो। वाटर यानी कि जो आपका H2O है ना, ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन एक बायो प्रोडक्ट है आपका, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में, एंड हाइड्रोजन को फिर आप एज अ फ्यूल जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। और यहाँ से फिर आप जो है इस हाइड्रोजन का यूज़ आप इलेक्ट्रिक करंट बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। ओके जी आगे की बात करते हैं। अच्छा वो जो बेसिकली आप हाइड्रोजन से, ये भी कमाल की बात है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हो, वो फिर आपका एक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ही कैसे बनाना है ना। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये वन ऑफ द बेस्ट काम है। वाटर को सिंपली यूज़ कीजिए, एक करंट जो है आप छोड़ दीजिए, वाटर स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो कमर्शियली एक अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो देखो डायरेक्ट कंबक्शन हाइड्रोजन का हो सकता है फ्यूल के रूप में। अगेन जो मैंने बताया फ्यूल सेल का यूज़ करके आप जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो, ठीक है। और जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है लाइक अमोनिया, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग वगैरह, ठीक है, इस सब में केमिकल फीड स्टॉक के रूप में यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो आपका कोक यूज़ होता है वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है आपका एक प्रोडक्ट हो जाएगा।
बढ़िया। अब देखो, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि आप पर यूनिट फ्यूल से कितना जो है बेसिकली एक एनर्जी, एक हीट ले पा रहे हो, है ना, उसका एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू बताता है। अगर आप बात करोगे तो हाइड्रोजन का जो बेसिकली एनर्जी होता है पर टन, वो नेचुरल गैस के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो 2.5 गुना एनर्जी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे हम नेचुरल गैस को इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें हाइड्रोजन ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है, तो नेचुरल गैस का हमारा जो इंपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा। परफेक्ट है। दूसरा, इसका एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है। ठीक है जी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, तो वो जो हमारा इंटरनल कंबक्शन एक बेसिकली इंजन होता है नॉर्मल गाड़ियों में, इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। देखो, गाड़ियाँ आपकी 3 तरीके से फिलहाल मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलती है। पहला, आपकी इंटरनल कंबक्शन इंजन वाली गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल पे सामान्यतः चलती है, मोर ट्रेडिशनल। दूसरे, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रिक पावर्ड बैटरी पर चलते हैं। तीसरे, आपको हाइड्रोजन व्हीकल देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। उस फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन को एज ए इनपुट देते हैं, बदले में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के दम पे गाड़ी आपकी चलती है। ठीक है, तो ये जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल्स है ना, ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं अगर आप इंटरनल कंबक्शन इंजन की बात करो तो। ठीक है जी। फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन भाई एक तो आपका व्हीकुलर एमिशन है उसको कम कर रही है, फिर जो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में आप कोल और कोक यूज़ करते थे वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन मॉनेटरी बेनिफिट्स है। देखो, जब एक बायो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रहा है, ठीक है जी, आपको क्या है एक ऑक्सीजन मिल जा रहा है, इसको मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जो है एक तरीके से आप बेच सकते हो, यहाँ से पैसा मिल जाएगा, राइट है। एंड दूसरा, अभी देखा जाए तो क्लीन एनर्जीज को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो भी एक फ़ायदा है, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है। अब देखो, सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया गया था। डिटेल वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, देखिएगा। अभी थोड़ा डिटेल में तो ना जाके हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 2021 को। कौन सी मिनिस्ट्री? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। टारगेट्स क्या रखे गए हैं? सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। बजट आउटले है करीब 19,744 करोड़। इसमें से 7,490 करोड़ जो है साइट के लिए दिए गए हैं। साइट आपका क्या है कि स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन एक प्रोग्राम है। सरकार कह रही है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग करना है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, इसके लिए हमारे पास साइट प्रोग्राम है। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेवलप करने में सरकार की तरफ से यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे एम क्या है ना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम? तो 2030 तक सरकार कह रही है भाई हम 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम वाला जो है अपना एक प्रोडक्शन का कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। साथ में 125 गीगावाट जो है ग्रीन हम अपनी कैपेसिटी यहाँ पर बना लेंगे। फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में हमारा करीब 1 लाख करोड़ रुपीस का एक रिडक्शन आना चाहिए, और साथ में 50 मिलियन मीट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारा कम से कम खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है अचीव होंगे अगर हम इस मिशन को अच्छे तरीके से जो है एग्जीक्यूट कर पाते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा हाँ, अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक बार वीडियो खत्म हो जाएगा आप लोग भूल जाएंगे और चले जाएंगे। एंड प्लीज़ बहुत ज़रूरी है इन क्लासेस को शेयर करना। अगर क्लासेस का रीच नहीं होगा तो टीम के पास वो मोटिवेशन नहीं है, राइट। टीम बहुत मेहनत करती है आप तक किसी भी क्लास को पहुंचाने के लिए, तो शेयर कीजिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में यार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको फ़ायदा उठाइए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रायोस्फीयर, राइट है। तो जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि भाई क्रायोस्फीयर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है बेसिकली खतरे में है, हमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्रायोस्फीयर होता क्या है? बेसिकली ये अर्थ का वो हिस्सा है जो आप कह सकते हैं कंप्लीटली जहाँ पे वाटर फ्रोजन कंडीशन में होता है। इन अ परमानेंट कंडीशन जो है उसकी वो फ्रोजन है,
राइट, इट्स अ फ्रोजन सरफेस यू कैन से। तो जैसे आप देखोगे जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप है, साथ में लेक और रिवर में भी जो आपका आइस है, जो आपकी बेसिकली एक फ्रोजन सॉइल है पिछले 2 सालों से ज़्यादा के लिए, अगर आपका जो लैंड और मिट्टी है वो जमी हुई अवस्था में है तो उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ये है सी आइस है, आइसबर्ग्स हैं, आइस शेल्फ है, आइस शीट्स हैं, ठीक है, ये सब आपका क्या है, ये सब फ्रोजन स्टेट में है, दैट इज योर क्रायोस्फीयर, राइट है। तो यहाँ पे देखो बताया क्या है कि बेसिकली क्रायोस्फीयर का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो आपका क्या है, वो जो लैंड पे आइस और स्नो है ना। और जैसे आप देखोगे आपका ग्रीनलैंड और जो आपका अंटार्कटिका है, यहाँ पे जो आपके आइस शीट्स हैं, साथ में जो आपके आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, स्नो और परमाफ्रोस्ट वाला जो एरिया है। दूसरा हिस्सा क्रायोस्फीयर का कहाँ से आता है, वाटर से मिलता है। जैसे ओशन का जो फ्रोजन पार्ट है, ठीक है, अंटार्कटिका की बात कर लीजिए, आर्कटिक की बात कर लीजिए, फ्रोजन रिवर्स की बात कर लीजिए, जो ज़्यादातर आपको पोलर जो है एरिया वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। परफेक्ट है। तो जो फ्रोजन स्टेट में है दैट इज योर क्रायोस्फीयर, ठीक। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला तो क्लाइमेट रेगुलेशन है। देखो जो फ्रोजन स्टेट है यानी कि आइस है, आइस का जो कलर होता है वाइट होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज योर वाइट कलर। अब आपको पता है कि अगर हम सन की बेसिकली जो रेस आ रही है इनकी बात करें तो जो डार्क कलर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जो बेसिकली वाइट कलर या लाइट कलर्स होते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, जो आपका बेसिकली ये क्रायोस्फीयर होता है, इसका जो रिफ्लेक्ट बैक करने का बेसिकली एक कैपेबिलिटी है, ये इस प्लैनेट को हेल्प करता है। इसका टेक्निकल नेम है अल्बीडो, राइट है। तो देखो अगर किसी भी लैंड का अगर एक हिस्से की आप बात करते हैं, उस पर बर्फ जमी हुई है, वो वाइट कलर का है, सन की रेज आई रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा से ज़्यादा कर दी, मतलब उसका एल्बिडो काफ़ी अच्छा है, तो जब हीट अब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो वो गर्म भी नहीं होगा, राइट है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे डार्क जो है आपको कलर दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल अर्बन सिटीज़ में कंक्रीट वाले जो बिल्डिंग्स है सन के एनर्जी को मोर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पे गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से हीट आइलैंड इफेक्ट बन जाता है। परफेक्ट है। तो क्लाइमेट रेगुलेशन का ये काम करते हैं क्योंकि अल्बीडो इफेक्ट यहाँ पे काम करता है। दूसरा सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, भाई पानी तो दुनिया में बहुत है बट ओशियंस में है, सॉल्टी वाटर है, हमारी बॉडी उस सॉल्टी वाटर को ज़्यादा लिमिट में कंज्यूम नहीं कर सकती, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ इट, राइट। तो हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है ये आपको इस क्रायोस्फीयर से मिलता है। ऑलमोस्ट आप देखोगे 69% जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है वो इस क्रायोस्फीयर में है। देन कार्बन स्टोरेज, देखो ये जो आपका फ्रॉस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर स्टोर किए हुए है, ठीक है। अगर हम सिर्फ आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट की बात करें तो आज के टाइम पे एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन है उससे ज़्यादा, लगभग 1400 से लेकर 1600 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर स्टोर किए बैठा है, ठीक है जी। तो अगर किसी दिन ये रिलीज हो गया तब आप सोचिए क्या होगा, है ना। तो इसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। देन इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो ये जो हमारा फ्रोजन स्टेट है ये अपना एक अलग तरह का इकोसिस्टम जो है आपके लिए बनाता है। कितनी सारी स्पीसीज को जो आपका पोलर एरिया है वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जैसे पोलर बियर वन ऑफ द एग्जाम्पल है ना। तो एक अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट इस पे बढ़ रहा है। पहला ग्लोबल वार्मिंग, तो गर्मी ज़्यादा है तो आपकी बर्फ़ क्या है, मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट जो आई थी ओशन एंड क्रायोस्फीयर पे, उनका ये कहना था भाई पिछले लास्ट डिकेड में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बेसिकली क्रायोस्फीयर है उसमें श्रिंकिंग देखी गई है, और ये श्रिंकिंग अराउंड द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड देखी गई है। परफेक्ट है। साथ में WMO की भी एक स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें बताया था एक थिकनेस जो है ग्लेशियर्स की, है ना, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में वो 30 मीटर से जो है कम हुई है, अगर हम 1970 के बाद का एक डाटा देखें, ठीक है। हिंदू कुश हिमालय के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट कर रहे हैं, एंड दैट टू विद अलार्मिंग रेट, राइट है। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपकी आइस है वो मेल्ट कर रही है।
सी लेवल राइज हो रहा है। देखो जब गर्मी बढ़ती है तो एक थर्मल एक्सपेंशन वाटर का होता है, पानी का प्रसार होता है, तो सी लेवल बढ़ता है। साथ में जो ग्लेशियर्स है ये भी तो मेल्ट हो रहे हैं, तो इनका पानी फिर फाइनली कहाँ जा रहा है, आपके सी में, तो इससे सी लेवल जो है आपका राइज होता है। तो जो कोस्टल कम्युनिटी है, जो कोस्टल इकोसिस्टम है, ये उसके लिए थ्रेट है। एग्रीकल्चर जो कोस्टल एरियाज पे होता है वो पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाएगा, आपकी जो कोस्टल सिटीज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन जो पर्माफ्रॉस्ट है वो पिघलता जा रहा है। मैंने अभी बताया एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उससे दुगना ये जो आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट है ये अपने अंदर स्टोर किए हुए है। अगर ये पिघलेगा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, तो सोचिए कितना ज्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। परफेक्ट है। दैट्स वाई हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेने की जरूरत है और इसके लिए बेसिकली हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। परफेक्ट है। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट है, ईवी इनको बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, अगर 2023 के सेकंड क्वार्टर की हम बात करें, इसमें 120% ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इट्स ह्यूज, राइट। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि 400% का एक सर्च जो है हाइब्रिड व्हीकल्स में मार्केट के अंदर देखा गया, उसी वजह से जो है यहाँ पे ग्रोथ हुई है। और साइबर मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, ये साइबर मीडिया रिसर्च की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यस इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या है, देखो अगर हम आपके ट्रेडिशनल व्हीकल्स की बात करें, मैंने भी बताया वो इंटरनल कंबक्शन इंजन आईसी जिसको बोलते हैं उस पर काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल का वहाँ पे दहन होता है, उस दहन की वजह से जो है आपको एक जो थ्रस्ट मिलना चाहिए इंजन के लिए वो मिलता है एंड आपके व्हीकल्स चलते हैं। मोटा मोटा ये एक प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें इस आईसी की जगह एक बैटरी होती है। इस बैटरी के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो एज अ पावर स्टोर रहती है एंड इसी पावर पर आपका व्हीकल यहाँ पर चलता है, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके साथ दो प्रॉब्लम है। पहला, उस बैटरी को बार बार रिचार्ज करने का इशू है एंड इट विल टेक टाइम, राइट। आपका जैसे अगर स्मार्टफोन है वो टाइम लेता है ना थोड़ा रिचार्ज होने में। अगर पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल की बात करें 2 या 4 मिनट लगते हैं अगर लाइन नहीं है पेट्रोल पंप पे, तो राइट है। तो इसलिए हम हाइब्रिड फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले गए, है ना। फिर हमने कुछ अलग अलग टाइप्स के और बनाए कि भाई क्या हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह क्लीन एनर्जी वाला ऑप्शन भी मिल जाए, बट अगर लॉन्ग ट्रैवल करना है, अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या चार्ज करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास हो। तो 4 तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स BEV बोलते हैं, सिंपली बैटरी पावर्ड रहते हैं, ठीक है। स्कूटीज आपको 2 व्हीलर देखने के लिए मिल जाएंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आपका इंटरनल कंबक्शन इंजन भी होता है एंड आपका जो है बैटरी भी होती है। फिर आपका देखिए यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। देखो इसमें क्या होगा, ये जो हाइब्रिड वाला है यहाँ पे जो आपकी बैटरी है ना उसको एक चार्जिंग पॉइंट में प्लग इन करके रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो आपका इंजन है ना उसी से ही रिचार्ज हो जाता है। जबकि प्लग इन वाले में क्या होता है, बैटरी को प्लग इन करके रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स द डिफरेंस, दोनों में कंबाइन है बट चार्जिंग वाला जो चीज़ है वो डिफर करता है। परफेक्ट है। देन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब यहाँ पे देखो हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, कैथोड एनोड, ठीक है। हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में स्प्लिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स वायर्स में ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। प्रोटॉन्स आपके दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन का एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या होता है, आपका वाटर वेपर रिलीज होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन्स वायर में ट्रैवल कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप ये व्हीकल ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 टाइप के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। परफेक्ट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक डाटा मैंने आपको दिया हुआ है कि आने वाले सालों में देखा जाए, है ना, तो भारत में क्या रहेगा। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे 2023 ने प्रेडिक्ट किया था भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डोमेस्टिक मार्केट है, हमारा घरेलू बाजार, उसमें 49% का जो है एक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है जी, 2022 एंड 2030 के बीच में, ठीक है। और 10 मिलियन एनुअल सेल जो है बाय 2030 तक हो जाएंगी एंड देन सो ऑन। कुछ जॉब्स वगैरह यहाँ पे जो है क्रिएट होगी, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। परफेक्ट है। चलिए फिर इसके बाद यस ये सेम स्लाइड यहाँ पे रिपीट हुई है ना। चलिए
तो कुछ डाटा है, ये डाटा बेसिकली प्रीलिम्स के लिए तो बहुत काम का नहीं होता। प्रीलिम्स में जैसे आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए, बट मीन्स में कई बार आपको चीज़ें कोट करनी होती हैं, तो वहाँ पे आपको यूज़ में आ जाएगा। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। परफेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डेप्ट फॉर नेचर स्वैप डील। तो भी डाउन टू अर्थ में एक न्यूज़ आई थी कि जो गैबॉन है उन्होंने 500 बेसिकली मिलियन डॉलर का एक डेप्ट फॉर नेचर स्वैप डील जो है किया है। ये होता क्या है, देखो मान लीजिए कोई कंट्री है जिनके ऊपर अच्छा खासा जो एक डेप्ट था, राइट है, और उसको वो नहीं चुका पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक डील कर लेते हैं कि आप हमारा जो ये उधारी है इसकी जो कंडीशंस है चुकाने की, इनको कम कर दीजिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, है ना, रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए इस पूरे लोन की, और हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए। बदले में हम क्या करेंगे, जो हमारी खुद की करेंसी है उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट हम उन प्रोजेक्ट्स में करेंगे, उन योजनाओं में करेंगे जो बेसिकली नेचर फ्रेंडली हैं, ठीक है, जो नेचर फ्रेंडली है। अब ये विन विन सिचुएशन होती है। जिसके साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है वो उनका लोन चुकाने में हेल्प करता है, तो उस कंट्री को थोड़ा राहत मिलती है। और जो बेसिकली ये कह रहा है कि आप नेचर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनकी अगर अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, वो हो सकता है कि कुछ कार्बन क्रेडिट्स कमाना चाहते हों, हो सकता है कि वो बेसिकली इस प्लैनेट के प्रोटेक्शन को लेकर काम कर रहे हो, कोई एनजीओ हो सकता है, तो उनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, ठीक है। तो यही है। देखो उसमें क्या होता है, जो हेवली जो आपकी इंडेप्टेड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो आपके डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एनजीओज वगैरह हैं, उनसे हेल्प मांगती है और कहती है आप हमारे लोन की शर्तों को आसान कीजिए और हम क्या करेंगे, जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके कंजर्वेशन में जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। ये मल्टी पार्टी भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा पार्टी इसमें के अंदर हो, और ये 2 पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो थर्ड पार्टी होगी वो क्या कहेगी कि ठीक है भाई, हम आपको एक डिस्काउंट दे रहे हैं और आप बेसिकली क्या कर दीजिए, लोकल करेंसी में कुछ जो इन्वेस्टमेंट है वो आप नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में कर दीजिए। गैबोन ने जो कहा है, उन्होंने कहा मरीन जो रिसोर्सेज है उसके कंजर्वेशन में पैसा लगाएंगे। अब देखो फायदा क्या है, एक तो उनको लोन में कुछ ढील मिल गई, कुछ छूट मिल गई, दूसरा लोन उनको चुकाना पड़ता है डॉलर्स में, यहाँ उनको क्या करना पड़ रहा है, अपनी लोकल करेंसी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो उनको डबल फायदा हो गया, राइट है। और दूसरी तरफ प्लैनेट के लिए भी अच्छा हो गया, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, राइट। तो इसको एज अ केस स्टडी, एज एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। परफेक्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, बहुत सारे टॉपिक्स थे बट फिर भी टाइमली हम अपने लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं कि एग्रीकल्चर को कैसे क्लाइमेट प्रूफ करना है, राइट है। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, क्यों हमें क्लाइमेट चेंज के लिए एक रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, वो आए तो देखो सबसे पहले तो जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी क्रॉप यील्ड कम हो रही है। अब आप कहेंगे मैम कैसे, देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो प्लांट है वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, उस ग्रो होने के स्पीडी प्रोसेस में उनका जो एक यील्ड आना चाहिए था वो नहीं आता, अपनी फुल कैपेसिटी की यील्ड नहीं आती है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे एक बेसिकली चैलेंज आ जाता है, क्योंकि उतनी ही ज़मीन पर पहले हो सकता था आप ज़्यादा जो है एक खेती कर रहे थे, है ना, उतनी ज़मीन से अब शायद आपको 50% ही यील्ड मिल रहा है। परफेक्ट है। दूसरा न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी होती है क्रॉप्स पे, उस पर फर्क पड़ता है। देखो टेम्परेचर में अगर वेरिएशन हुआ है तो जो आपका इकोसिस्टम है उसके अंदर मतलब कुछ तो चेंज आए हैं। साथ में जो आपके प्लांट्स हैं, अगर टेम्परेचर के अंदर अगर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो जो आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर जो प्रोटीन है, उनके अंदर जो अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है आपके क्रॉप्स की वो भी यहाँ पे कम होती है। देन पेस्ट अटैक एंड डिजीज प्रेशर, आपको पता है ज़्यादा गर्मी मतलब इन्फेक्शन को न्योता देना, गर्मी, ह्यूमिडिटी, आपने देखा होगा सीलन, ये चीज़ें खराब करती है, फंगस, राइट, ये सब आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। तो अगर तापमान बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो पेस्ट कंट्रोल का होना, पेस्ट अटैक का होना ये ज़्यादा देखने को मिलता है। माना जाता है कि जो आपका अरब सागर था उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा था
वो वन ऑफ द रीज़न था जो बेसिकली एक अटैक लोकचस का भारत पर देखा गया था, राइट है। देन लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी आप देखोगे, जो आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने से, है ना, एक तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, ज़्यादा बीमारियां उनको लगती है, उनकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। परफेक्ट है। जैसे जो मेरा नेटिव प्लेस है, गांव है, वहाँ पर जो बेसिकली हमने कुछ एनिमल्स अपने घरेलू रखे हुए हैं, तो मेरी जो दादी थी, है ना, उन्होंने वहाँ पे बेसिकली कूलर लगवा दिए थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी तो एनिमल्स भी परेशान होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कूलर की फैसिलिटी फिर लगवा दी थी। सेम मैनर में जो आपका फिशरी सेक्टर है उस पर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। एंड ओवरऑल अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो फार्मर्स की इनकम पे तो इम्पैक्ट आएगा ही, है ना, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्लाइमेट प्रूफिंग एक सॉल्यूशन लेकर आना है और यू कैन से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कीजिए। अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो आप खेती के तरीके बदलिए, है ना। जैसे आप मिलेट्स को जो है ज़्यादा एक तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं, ना कि आप वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स हैं आपकी शुगर केन एंड राइस उस पर जाइए। देन इरिगेशन के नए मेथड्स ट्राई कीजिए। अपनी सॉइल की हेल्थ को प्रॉपर चेक करके उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दीजिए। जो आपकी जीरो टिलेज या आपकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो नेचुरल फार्मिंग है, इन तरीकों पे स्विच कीजिए, है ना। आप किससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपका जो है एनहेंस रिजिलियंस आएगा, रिड्यूस होगा एमिशन, और आपको क्या प्रिसीजन फार्मिंग का यहाँ पे यूज़ करना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही इनपुट दिया जाए, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम की सॉइल में जिस चीज़ की कमी है वही डाला जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, है ना, तो आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना सिर्फ वो रिजिलिएंट बनता है, बल्कि इसके सारे बेनिफिट्स आपको जो है फाइनली देखने के लिए मिलते हैं। परफेक्ट है। चलो, काफ़ी स्पीड में काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। मुझे बड़ा मज़ा आया आपको पढ़ा के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन था। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, 31 अगस्त को हमारे एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ले लीजिएगा। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि बस जाइए एडमिशन ले लीजिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू वांट टू हैव एनी डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द बैच, प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर दीजिएगा। जब भी आप फ़ी पे कर रहे हो, चाहे आप ऐप से कर रहे हो या फिर वेबसाइट से कर रहे हो, आप जो है फैकल्टी कोड प्राची लाइव को यूज़ करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आप स्टडी IQ पब्लिकेशन की बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्राची लाइव फैकल्टी कोड को आप यूज़ करते हैं, वहाँ भी आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलता है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, और उसके लिए आपको ज्वाइन करना रहेगा टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची। 2 चीज़ें याद रखनी है, UPSC विद प्राची एंड द फैकल्टी कोड PRACHILIV। आप कोई ऑप्शनल का कोर्स परचेज करते हैं या फिर आप P2I बैच परचेज करते हैं, आप NCERT का कोर्स परचेज करना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं, प्राची लाइव फैकल्टी कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा कोड लगाकर जो है क्लास को परचेज किया है। चलिए, यहाँ पर मैं इस वाले क्लास को एंड करती हूँ। अपने नेक्स्ट डे यानी कि संडे और द मंडे, राइट, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर है उसके साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।